हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो है सेल यानी कोशिका चैप्टर का टॉपिक 9, जिसका नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज का वीडियो हमारा है अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में। आज हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, डिस्कवरी से लेकर इसकी स्ट्रक्चर तक। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं। डिस्कवरी है, उसकी डेफिनेशन है। डिस्कवरी मीन्स खोज, डेफिनेशन मीन्स उसकी परिभाषा क्या होगी और इसकी संरचना क्या होगी, और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इसका है डायग्राम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहले हम लोग डिस्कवरी को देख लेते हैं। डिस्कवरी किसने की है अंतःप्रद्रवी जालिका की, और ये भी बताऊंगे कि कोशिका में ये कहाँ पर उपस्थित होती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डिस्कवरी देखिए, अंतःप्रद्रवी जालिका को सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? पॉर्टर थे। ठीक है, पॉर्टर और फुलम, दो साइंटिस्ट थे, पॉर्टर और फुलम। इन दोनों ने मिलकर अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी। ठीक है, पॉर्टर क्लाडे इनका फुल नेम है पॉर्टर का। पॉर्टर क्लाडे और फुलम ने मिलकर डिस्कवरी की थी। ठीक है, लेकिन अंतःप्रद्रवी जालिका को ये नाम किसने दिया है? तो नाम पॉर्टर ने दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेफिनेशन में आ जाते हैं हम लोग। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, प्रायः सभी पादप तथा जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का मतलब क्या है? प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, कोशिकाओं के कोशिका द्रव का मुख्य भाग अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बना रहता है। ठीक है, कोशिका है, मैंने बताया था कोशिका के अंदर द्रव भरा होता है जिसे हम लोग कोशिका द्रव कह सकते हैं ना, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी कह रहे थे, है ना। तो कोशिका द्रव का मुख्य भाग किससे बना होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में कहते हैं, इससे बना होता है। या स्तनधारियों की आरबीसी में नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है, तो आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है। या जालिका इकाई कलाओं से बनी विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के रूप में संपूर्ण कोशिका द्रव में फैली रहती है। क्या होगा? ये जालिका टाइप की संरचना रहती है और पूरे के पूरे कोशिका द्रव में जगह जगह पर फैली रहती है। ये संरचनाएं सर्वत्र होती, यूनिवर्सल होती, मीन्स सभी जगह फैली होंगी तथा फैलकर जालक का निर्माण करती हैं। इन संरचनाओं का संबंध कोशिका कला किससे संबंध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाएगी? कोशिका कला में पाई जाएगी। मीन्स क्या? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, केंद्रक न्यूक्लियस में पाई जाएगी। गोल्जी का है, मीन्स गोल्जी बॉडी में पाई जाएगी तथा अन्य कोशिका अंगों इत्यादि से होता है। ठीक है, इसका संबंध इन चीज़ों से है। आगे चलते हैं हम लोग। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इन्हीं संरचनाओं का संबंध पार्श्व पड़ोस की कोशिकाओं से भी होता है। क्या कह रहे हैं? इन संरचनाओं का संबंध आसपास की कोशिकाओं से भी होता है। मतलब एक कोशिका में तो ये फैली हुई है ही, लेकिन ये दूसरी कोशिका से संबंध भी बनाती हैं। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं। जालिका के अतिरिक्त कोशिका द्रव हाइलोप्लाज्म तथा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं? जालिका के अतिरिक्त हम लोग कोशिका द्रव को हाइलोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इसका शेप एंड साइज। शेप एंड साइज देख लीजिए। बनावट एवं आकृति के अनुसार ये इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 प्रकार की संरचनाएं दिखती हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी पढ़ा था। उसमें भी मैंने बताया था कि गोल्जी काय की संरचना को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना। तो यहाँ पर भी आज हम इसकी संरचना को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पार्ट भी वही सारे हैं, बस थोड़ा समझना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट्स। पुट्टिकाएँ हैं पहला। पुट्टिकाएँ ये अंडाकार थैलियों जैसी संरचनाएं होती हैं। लास्ट बार हम लोगों ने यही पढ़ा था, है ना, जो कि हमारा गोल्जी काय था, उसमें भी यही सारी चीज़ें थी। जिनका आकार या जो आकार में 50 से लेकर 500 मिली माइक्रोन तक होती हैं। ठीक है, इनका आकार कितना होता है? 50 से लेकर 500 मिली माइक्रोन तक होता है। नेक्स्ट पार्ट है सिस्टर्ने। सिस्टर्ने क्या है? ये भी थैलियों के समान होती है, परंतु लंबी, चपटी तथा शाखा विहीन होती हैं। लंबी होंगी, चपटी होंगी और इनमें कोई भी शाखा नहीं निकली होगी। ठीक है, ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, मतलब ऐसे होंगी। समांतर का मतलब इस तरह से हो सकती हैं। ठीक है, तो इनमें कोई भी शाखा नहीं होती है, लंबी चपटी होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट है हमारा नलिकाएँ। नलिकाएँ देख लीजिए क्या है नलिकाओं में।
नलिकाएं देखिए, ये नलिकाएं पुट्टिकाएं तथा सिस्टर्ने को आपस में जोड़ती हैं। जो हम लोग ऊपर 2 पार्ट पढ़ कर आए हैं ना, पुट्टिकाएं और सिस्टर्ने, पुट्टिकाएं और सिस्टर्ने को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? नलिकाएं करती हैं। तथा संपूर्ण जालिका का निर्माण करती हैं। कौन? नलिकाएं। ठीक है, तो ये हमारा अंतःपृथ्वी जालिका कंप्लीट हो गया है। हम इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन में आ जाते हैं, जो कि है इसका फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःपृथ्वी जालिका के कार्य। देखिए इसका कार्य क्या क्या है, और मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि जो भी सेल ऑर्गन आप पढ़ेंगे उन सभी का कार्य मेन है। ठीक है, फंक्शंस बताना मस्ट है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कार्य में। नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, या कोशिका के कोशिका द्रव को सुदृढ़ बनाती है। ठीक है, कोशिका के अंदर जीव द्रव भरा होता है, इसको ये हार्ड बनाएगी। सुदृढ़ मतलब मजबूत बनाएगी, क्योंकि यह उसकी कलिक अधात्री यानी कोलाइडल मैट्रिक्स के अंदर कंकाल की तरह विस्तृत होती है। मतलब क्या है, देखिए ये हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर द्रव भरा हुआ है। इस द्रव के अंदर फैला कौन है? अंतःपृथ्वी जालिका फैली हुई है। ठीक है, तो ये क्या करेगी? ये जो द्रव है इस द्रव को मजबूत बनाएगी, कंकाल की तरह फैली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यह कोशिका के अंदर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है हमारा, देखिए अब जो हमारी अंतःपृथ्वी जालिका है, इसे ये 2 तरह की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है कणिका में अंतःपृथ्वी जालिका, एक होती है अकणिका में अंतःपृथ्वी जालिका। वो प्रकार भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नेम आ गया तो मैंने आपको बता दिया है। क्या लिखा हुआ है? कणिका में अंतःपृथ्वी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। जो कणिका में अंतःपृथ्वी जालिका है उसमें राइबोसोम लगे हुए होते हैं। ठीक है, राइबोसोम अटैच होते हैं। तो वो राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड इत्यादि के संश्लेषण के लिए उपयोगी एंजाइम अंतःपृथ्वी जालिका में उपस्थित होते हैं। ये सारी चीज़ों के संश्लेषण के लिए, यानी वसा और कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड, इन सभी को बनाने वाले एंजाइम कहाँ पर होते हैं? अंतःपृथ्वी जालिका में होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं प्रकार में। अगर कभी भी आपसे अंतःपृथ्वी जालिका पूछा जाता है तो आपको सब कुछ बताना है, प्रकार भी बताना है, उसके वर्क फंक्शंस भी बताने हैं, उसकी संरचना भी बतानी है। ठीक है, और डायग्राम तो बनाना मस्ट है ही। अंतःपृथ्वी जालिका के प्रकार में आ जाते हैं, या 2 प्रकार की होती है, कणिका में, अकणिका में और कणिका में। ठीक है, अकणिका में को हम लोग चिकनी भी कहेंगे, चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका, और कणिका में को कहेंगे खुदरी। देखिए कणिका में का मतलब है कणिका से में, यानी कणिका युक्त हो, है ना। कणिका युक्त होगी तो कैसी होगी? खुदरी होगी। पहला हम आ जाते हैं अकणिका में अंतःपृथ्वी जालिका में। क्या बोलेंगे अकणिका में अंतःपृथ्वी जालिका में? देखिए हम लोग बोलेंगे, इस जालिका की सतह पर राइबोसोम नामक कणिका में संरचनाओं का अभाव होता है। अभाव का मतलब इसमें कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता है, इसलिए कैसी है? चिकनी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। कणिका में क्या होगा? इस जालिका की सतह पर अनेक राइबोसोम चिपके रहते हैं, जिसके कारण उसकी सतह कैसी? रफ प्रतीत होती है। ठीक है, तो जिसमें कणिका लगी होगी उसकी सतह कैसी हो जाएगी? रफ हो जाएगी। तो हमारे कणिका में और अकणिका में अंतःपृथ्वी जालिका हो गई है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नोट में कुछ दिया हुआ है। क्या लिखा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होता है। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, तो इसके लिए आप हमारी लास्ट वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होता है। ठीक है, किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो आपको याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं डायग्राम पे। डायग्राम देख लेते हैं इसका फटाफट से। देखिए ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को। देखिए पहले हम लोग इसके प्रकार पर आ जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिख रहा है ना, इधर वाली रफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स अटैच हैं इस पर। ये राइबोसोम है, वाइट वाइट दिख रहे होंगे आपको, थोड़ा येलो, लाइट येलो कलर के। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपको दिख रही है, इस पर कोई भी राइबोसोम नहीं है, दिख रहा है ना। और यह है राइबोसोम जो कि मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, यह हमारा न्यूक्लियस है। अब की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे, न्यूक्लियस क्या होता है इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है और हमारा न्यूक्लियर पोर है।
तो ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस के बारे में है, ये 3 पार्ट, बाकी हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आपको यही डायग्राम बनाना है अपने नोट्स में, जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर किया है। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।